वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा व्यवहारवादी पद्धति। उसका अर्थ हम करेंगे, विकास और विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मीनिंग, एवोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। व्यवहारवादी पद्धति स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपकी यूजी पीजी क्लासेस के लिए भी, और साथ ही साथ आप जब कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो व्यवहारवादी पद्धति है वो है क्या, और उसकी जो उत्पत्ति हुई थी, जो उसका विकास हुआ था, वो किस प्रकार से हुआ। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई और 20वीं शताब्दी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अर्थात जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उसके पश्चात राजनीति के अध्ययन के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ। और जो ये नया दृष्टिकोण एक न्यू कंसेप्ट आया, या फिर हम कह सकते हैं जो एक न्यू अप्रोच आई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी जब इसका विकास हुआ, और इसी को व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि जो प्लेटो के समय से, अरस्तु के समय से जो एक मेथड चला आ रहा था, जब हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन कर रहे थे, उस अध्ययन में हम परंपरागत सिद्धांतों को, परंपरागत पद्धतियों को अपना रहे थे। तो उन परंपरागत पद्धतियों के लिए एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही थी। वो असंतोष की जो भावना थी, उसे खत्म करने के लिए 20वीं शताब्दी में एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ, और जो नया दृष्टिकोण विकसित हुआ वही व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहलाया। तो यदि हम बात करें इस व्यवहारवादी दृष्टिकोण की, तो हम कहेंगे कि राजनीतिक तत्वों की व्याख्या और विश्लेषण करने का यह एक बहुत ही नया तरीका था, जिसे व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से जाना गया। जो ये तरीका था, जो एक दृष्टिकोण था, इसमें मूल्यों और कल्पना के लिए कोई भी स्थान नहीं था। अर्थात जो मूल्यों को और जो कल्पना को, परंपरागत जो एक दृष्टिकोण था, जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। मूल्यों के लिए, कल्पना के लिए वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। साथ ही साथ इसमें क्या रहा कि इस अप्रोच में, यानी कि जो बिहेवियरल अप्रोच है, यानी कि जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, इसमें व्यक्ति या व्यक्ति समूह के राजनीतिक व्यवहार को बहुत अधिक महत्व दिया गया। अर्थात हम ये कहेंगे कि जो परंपरागत राजनीति में या परंपरागत सिद्धांतों में जो एक संस्थागत ढांचे पर बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, इट मीन्स जो एक इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, उसमें यहाँ पर उसको चेंज कर दिया। चेंज कैसे कर दिया कि संस्थागत ढांचों के साथ साथ जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, यानी कि जो एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है, उस दोनों ही तरीके से हम कहेंगे जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसी को हमें फोकस करना चाहिए, और उसी को आधार बनाकर हमें अपना शोध कार्य करना चाहिए। और जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी से मानी गई, अर्थात जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके आसपास मानी गई, उसका जो श्रेय है वो अमेरिकन विद्वानों को दिया गया, जो एक शिकागो यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहां से एक आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत मानी जाती है। जो इसके प्रमुख समर्थक रहे उसमें चार्ल्स मोरियम, डेविड ईस्टन, लासवेल, आमंड और कोलमैन आदि प्रमुख थे। अर्थात जो व्यवहारवादी पद्धति है बच्चों, वो क्या है कि हमारे जो मनुष्य है, यानी कि जो मनुष्य है उसके मन में बहुत सारे विचार होते हैं, उसका जो बिहेवियर है, वो जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, यानी कि राजनीतिक जो व्यवहार है वो कैसा है, राजनीति के प्रति उसके सोचने का, समझने का, या उसको रिएक्ट करने का जो तरीका है, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, और वही पॉलिटिकल बिहेवियर है। अर्थात इसमें मूल्यों को और साथ ही साथ कल्पनाओं को अध्ययन का एक केंद्र ना मानते हुए, जो एक मनुष्य है या मनुष्यों का समूह है, उनके राजनीतिक व्यवहार को बहुत अधिक महत्व दिया गया। जो व्यवहारवाद के यदि हम अर्थ की बात करते हैं, तो डेविड ईस्टन ने यह थ्योरी दी है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो बिहेवियरलिज्म है, जो ये थ्योरी है, जो व्यवहारवाद है, उसमें डेविड ईस्टन ने बिल्कुल ये क्लियर किया। डेविड ईस्टन ने 1953 में उनकी एक फेमस बुक आई जो द पॉलिटिकल सिस्टम, उस किताब में उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि व्यवहारवाद का अर्थ क्या है। तो व्यवहारवाद का अर्थ बताते हुए बच्चों उन्होंने कहा
कि जो व्यवहारवाद है वो मनुष्य को अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाना चाहता है। अर्थात जो परंपरागत पद्धति में चला आ रहा था कि भाई जो संस्थाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। संस्थाएं यानी कि जो राज्य है, सरकार के जो अंग माने जाते हैं, जैसे कार्यपालिका है, विधान पालिका है, न्यायपालिका है, उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। साथ ही इन्होंने किसको इम्पोर्टेंस दी? इन्होंने मनुष्य के व्यवहार को, यानी कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको इन्होंने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाना चाहा। यानी कि जो परंपरागत ढांचे से परंपरागत जो एक लीक थी, जो ट्रेडिशनल जो एक लीक चली आ रही थी, उससे हटकर इन्होंने कहा कि यदि हम मनुष्य के व्यवहार को अगर उसको हम स्टडी करते हैं, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं वही वो क्या बन जाएगा? वो व्यवहारवाद बन जाएगा। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि जो व्यवहारवाद है उसका अर्थ क्या होगा कि जब हम संस्थाओं के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो वही वास्तव में जो ये अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है व्यवहारवाद, उसका अर्थ कहलाएगा। साथ ही इन्होंने, अगर मैं परिभाषा की बात करती हूँ, तो रॉबर्ट डेहल ने भी इसको क्लियर किया कि जो व्यवहारवाद है वो विषय के अनुभवी तत्वों को अधिक वैज्ञानिक बनाने के प्रयत्न से अधिक कुछ भी नहीं है। इट मीन्स रॉबर्ट डेहल ने दो चीजों पर फोकस किया कि जो व्यवहारवाद है उसमें एक तो अनुभव, यानी कि जो एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस के आधार पर जो हमें फैक्ट्स मिलते हैं वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हम इसमें साइंटिफिक टूल्स को, साइंटिफिक मेथड को यदि हम डाल देते हैं तो इससे ज्यादा व्यवहारवाद कुछ भी नहीं है। यानी कि जो फैक्ट्स हैं, जो आपको एक्सपीरियंस से मिलते हैं, साथ ही साथ आप जो साइंटिफिक टूल्स को यूज कर रहे हैं, इन दोनों को जब आप प्रयोग में ला रहे हो तो वही व्यवहारवाद है। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही प्रसिद्ध एक दृष्टिकोण रहा डेविड ईस्टन का, जो उन्होंने 1953 में इसको क्लियर किया। इसको, इस थ्योरी, ये थ्योरी आई, साथ ही साथ इस सिद्धांत को या इस दृष्टिकोण को उन्होंने जो आधार बनाया वो मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार बनाया। यदि हम इसके विकास की बात करें कि जो व्यवहारवादी पद्धति है उसका विकास कैसे हुआ, या हम कह सकते हैं कि उसके कौन कौन से चरण हैं जिसके कारण कि उसका उदय हुआ, तो हम ये कहेंगे कि जो व्यवहारवाद की जो पद्धति है उसको विकसित करने का श्रेय, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो अमेरिकन राजनीतिक वैज्ञानिकों और खास तौर पर इसे शिकागो आंदोलन भी कहा जाता है, वहीं से इसको माना जाता है। और व्यवहारवाद के उदय और विकास के मूल में बहुत सारे कारण रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है जो हम अभी आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। यदि मैं सबसे पहले कारण की बात करती हूँ या पहले उदय की बात करती हूँ, विकास के पहले चरण की बात करती हूँ, तो मैं कहूंगी परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष, यानी कि डिससेटिस्फेक्शन टुवर्ड्स ट्रेडिशनल स्टडी मेथड्स। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि जो परंपरागत पद्धति चली आ रही थी, अर्थात जब अरस्तु के समय, जब उनके द्वारा 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया तुलनात्मक राजनीति में, उस समय जो हमारा, उन्होंने जिस मेथड को अप्लाई किया वहां पर, वो मेथड कौन सा था? वो ट्रेडिशनल मेथड था, जिसे हम परंपरागत विधि कहते हैं। तो जो परंपरागत विधि इतने प्राचीन समय से चलती आ रही थी, उसके कारण आज के समय यानी 20वीं शताब्दी में एक असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, यानी कि हम सेटिस्फाई नहीं थे। हमें जो परिणाम मिल रहे थे इस पद्धति को, ट्रेडिशनल मेथड को अप्लाई करके, वो अच्छे नहीं लगे, वो सुखद नहीं थे, या वो आज के इन्वायरमेंट में फिट नहीं बैठ रहे थे, जिससे कि हमारे अंदर क्या था, हमारे अंदर यानी कि उस समय जो राजनीतिक विद्वान थे, चार्ल्स मोरियम थे, डेविड ईस्टन थे, उनके मन में एक असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। और 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही जो अनेक राजनीति शास्त्री थे, उनको जो ये ट्रेडिशनल मेथड था, यानी कि जो परंपरागत राजनीति शास्त्र की जो अध्ययन पद्धतियां थी, इनके परिणामों के प्रति काफी निराशा हुई, जो उस समय की बदलती हुई परिस्थितियों में फिट नहीं बैठ रही थी, यानी कि बिल्कुल ही, मतलब एक तरफ से हम कह सकते हैं कि मतलब बेमेल सी वो नजर आ रही थी, जिसके कारण की जो राजनीतिक विश्लेषण है वो औपचारिक और निरर्थक हो गए थे। अर्थात ये वो स्थिति थी जिससे कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे, और कहीं ना कहीं उन्हें ये महसूस हो रहा था कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि आज पूरा विश्व जिन समस्याओं से जूझ रहा है उन समस्याओं का समाधान हो, और कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक क्षेत्र में जो हम एक शोध कार्य कर रहे हैं, जो हम एक विश्लेषण कर रहे हैं, उस दिशा में कुछ नया होना चाहिए। तो ये पहला कारण था। यदि हम उसके विकास में या हम चरण में दूसरे कारण की बात करते हैं
जिसके कारण की व्यवहारवादी पद्धति का उदय हुआ या उसका जन्म हुआ, तो हम कहेंगे सामाजिक वैज्ञानिकों के प्रयास, यानी कि वर्क एंड एफर्ट्स ऑफ सोशल साइंटिस्ट। देखिए, हर समाज में कुछ रिसर्चर होते हैं, यानी कि कुछ साइंटिस्ट होते हैं, और जो साइंटिस्ट होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, वो हमेशा ही अपने रिसर्च वर्क के द्वारा कुछ ऐसा इन्वेंशन करते हैं, यानी कुछ ऐसा अच्छा लेके आते हैं जिससे कि उस समाज को फायदा होता है, यानी कि समाज को प्रोग्रेस मिलती है, साथ ही उस समाज को जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से मुक्ति भी मिलती है और उसका विकास भी होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हमें, जब हम ट्रेडिशनल मेथड को यूज कर रहे थे, तो इस तरह से हमें देखने को नहीं मिल रहा था। और एट प्रेजेंट 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो समाज शास्त्री काम कर रहे थे, जो समाज वैज्ञानिक काम कर रहे थे, और खास तौर पर इस दिशा में जो सबसे महत्वपूर्ण जिन्होंने काम किया या उल्लेखनीय कार्य का जो श्रेय जाता है, वो चार्ल्स ई मोरियम को जाता है, क्योंकि मोरियम ने ही आधुनिक व्यवहारवादी आंदोलन का पितामह माना जाता है। वो उस समय शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक थे। उन्होंने एक भाषण में कहा था कि इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीक और पद्धति को विकसित करने की है। अर्थात उन्होंने इस चीज को, चार्ल्स मोरियम ने इस चीज को क्लियर कर दिया था कि यदि हमें आज के दिन अपना पॉलिटिकल साइंस में, यानी राजनीतिक विज्ञान में, यदि हमें कोई चेंज करना है या कोई हमें रिक्वायरमेंट है या नीड है, तो वो क्या है कि हमें साइंटिफिक टेक्निक्स और साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उनको विकसित करना है। और यदि उनको हम विकसित करते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में हम बहुत ही ज्यादा, मतलब परिपूर्ण, गहरे और धैर्यपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म अध्ययन है वो हम कर सकते हैं। और यही वो चीज थी जिससे कि उनके जो प्रयास थे वो सफलतापूर्वक धीरे धीरे आगे बढ़े और व्यवहारवादी पद्धति अस्तित्व में आई। यदि हम तीसरे कारण की बात करें तो हम कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। व्यवहारवादी आंदोलन के क्षेत्र में जो क्रांति का सबसे बड़ा जो कारण रहा, वो द्वितीय विश्व युद्ध, जिसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, वो इसमें रहा। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस समय यूएसए में, अमेरिका में अनेक चुनौतियों का सामना उसको करना पड़ रहा था, यानी कि जो एक इम्पैक्ट पड़ रहा था, जो हम विकास पर कह सकते हैं, वो अमेरिका में साफ साफ पड़ रहा था। बहुत बहुत तरह की, यानी कि कई तरह की समस्याएं भी सामने आ रही थी। और जो हमारा परंपरागत राजनीतिक विज्ञान, यानी कि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स चल रहे थे, वो उन चुनौतियों का सामना करने में, उन समस्याओं का समाधान करने में असफल रहे, यानी कि विफल रहे, उनको कोई सफलता नहीं मिली। और उन्होंने ये कहा कि जब जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं वो अपनी लैब्स में, यानी अपनी प्रयोगशालाओं में, अपनी कक्षाओं में बैठकर प्लेटो और अरस्तु पर भाषण दे रहे हैं, ये बड़ी ही बेतुकी बात है। अर्थात आज जब अमेरिका जुलस रहा है इस विश्व युद्ध की महामारी से, इस विश्व युद्ध के दुष्परिणामों से, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बल्कि जो हमारे लैब में बैठकर जो हमारे रिसर्चर्स हैं, यानी कि जो हमारे विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्हें इस दिशा में काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि उस समय जो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड चल रहा था, उस तरीके से वो सफल नहीं हुआ। और सफल नहीं हुआ तो एक मन में ये चीज आई कि हमें कुछ एक न्यू अप्रोच, यानी कि एक नए दृष्टिकोण की खोज होनी चाहिए, जो वर्तमान समस्याओं का समाधान करे और विकास की राह दिखाए। और इसके द्वारा ही व्यवहारवादी पद्धति का विकास हुआ। फिर हम कह सकते हैं कि एक कारण यह भी रहा कि जो नवीन अध्ययन पद्धतियां थी उनका प्रयोग किया जा रहा था, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि यूज ऑफ न्यू स्टडी मेथड्स, कि हमारे जो स्टडी मेथड्स थे उसमें हम न्यू टेक्निक्स को, न्यू मेथड्स को ला रहे थे, राजनीतिक शास्त्र को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए, या राजनीतिक शास्त्र को हम साइंटिफिक टूल्स देने के लिए, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन हो सके। और खास तौर पर यह महसूस किया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र में कुछ नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान देना होगा, जैसे कि परीक्षण उपकरण हो सकते हैं, हमारा सर्वेक्षण हो सकता है, इसके साथ ही जो स्टैटिस्टिक्स टूल्स होते हैं जिसे हम सांख्यिकी विश्लेषण कहते हैं, या निर्देशन है, सर्वे मेथड है, इस तरह की जो टेक्निक्स हैं, यानी कि जो प्रविधियां हैं, तकनीक हैं, वो बहुत ही आवश्यक है। और इसको अपनाकर ही हम क्या कर सकते हैं, राजनीति शास्त्र की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और उसे विकास की राह पर ले जा सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारी न्यू टेक्निक्स उस समय आई 20वीं शताब्दी में, इससे भी क्या हुआ, व्यवहारवादी जो पद्धति थी उसका विकास हुआ। साथ ही एक और चीज थी कि विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं थी उनका बहुत ज्यादा योगदान था।
यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक जो राजनीतिक विज्ञान का एक नया रूप उभर कर आने लगा। व्यवहारवादी जो आंदोलन था वो एक तेजी से गति पकड़ने लगा और विशाल पैमाने पर जो विभिन्न संस्थाएं थी, यानी कि जिस जो संस्थाएं वहां पर जो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंसेज को एक किस्म से व्यवहारवादी अध्ययन के लिए बहुत बड़ा बड़ा जो एक धनराशि हम कह सकते हैं, अमाउंट कह सकते हैं, वो उनके द्वारा प्रदान किया गया। अगर मैं बात करती हूँ कोलंबिया विश्वविद्यालय की, तो उस समय उन्हें 1 करोड़ 20 लाख डॉलर का अनुदान मिला। अर्थात विशाल पैमाने पर जो शोध कार्य थे वो हुए, सर्वेक्षण वर्क किए गए, यानी जिसे हम सर्वे मेथड कहते हैं, डाटा कलेक्शन किया गया और इसका वर्गीकरण किया गया, विश्लेषण किया गया और साथ साथ धीरे धीरे भविष्यवाणियां भी होने लगी। अर्थात जो फंड्स था, यानी कि जिसे हम अनुदान कहते हैं, वो इन विभिन्न परोपकारी संस्थाओं के द्वारा दिया गया, जिससे कि व्यवहारवाद एक नए रूप में जन्मा। तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि व्यवहारवादी पद्धति के विकास में किन किन चीजों ने क्या किया, उसको सहारा दिया, उसको आगे बढ़ने के लिए मदद मिली। अब हम देखेंगे कि जो व्यवहारवाद है उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, यानी कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरलिज्म की, व्यवहारवाद की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो हम सबसे पहले यदि बात करते हैं, सबसे जो पहली विशेषता है वो क्या हो सकती है इसकी, वो हो सकती है नियमन, यानी कि जो रेगुलराइजेशन है वो। इसमें क्या हुआ कि जो व्यवहारवादी हैं उनका कहना था कि मनुष्य के कई व्यवहार एक जैसे होते हैं। देखिए जैसे कि हम भी क्या है, मनुष्य हैं, तो हम इस चीज को भली भांति जान सकते हैं कि जो हमारा व्यवहार है उसमें काफी कुछ क्या मिलती है, सिमिलरिटीज मिलती हैं, यानी कि जिसको हम समानता कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज के लिए एकदम से खुश होते हैं, या हम जो नाराजगी दिखाते हैं, जो हम किसी चीज को पसंद नहीं करते तो प्रतिक्रिया दिखाते हैं, जिसे हम रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। सपोज कोई पार्टी है, वो आपके लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज लेके आ रही है, आप उसके लिए क्या करते हैं, आप उसको लाइक करते हैं, आप उसको पसंद करते हैं। मान लीजिए वही पार्टी 5 या 7 साल के बाद वो काम नहीं कर पा रही है, तो एकदम से आप क्या करोगे, आप उसको इग्नोर करना शुरू करोगे, यानी आप उसको पसंद नहीं करोगे। तो ये क्या होती है, ये कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी कि जो मनुष्य के व्यवहार में एक जैसे व्यवहार पाए जाते हैं। और फिर व्यवहारवादियों ने क्या कहा कि जो व्यक्ति हैं उनके व्यवहारों में सरलता से समानता खोजी जा सकती है। अगर मैं एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करूं तो मैं कह सकती हूँ, जैसे भारत है, भारत जैसा जो देश है उसमें जो बहुत सारे व्यक्ति वो किससे, वो जातिवाद धर्म आदि से प्रेरित होकर वोट देते हैं, यानी वोटिंग करते हैं। और उसके लिए क्या है, फिर जो जातिवाद है या फिर जो धर्म है, वो एक ऐसा फैक्टर हो गया जिससे कि उन बहुत सारे व्यक्तियों का जो एक वोट देने का जो व्यवहार है, ठीक है, जो वोटिंग बिहेवियर, वो एक समान हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जो मनुष्यों का व्यवहार है वो एक जैसा होता है और उसमें हम क्या ढूंढ सकते हैं, सरलता से समानता को खोजा जा सकता है। फिर जब एक समान व्यवहार है, उससे क्या किया जा सकता है, उस एक समान व्यवहार को अपनाकर हम जनरलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, सामान्यकरण किया जा सकता है। और इसी सामान्यकरण के आधार पर जो व्यक्ति के व्यवहारों का नियमन, यानी कि जो रेगुलराइजेशन है, वो भी हम कर सकते हैं। अर्थात हम कहेंगे कि जो व्यक्ति है उसके व्यवहारों के नियमन के आधार पर राजनीतिक स्थितियों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है। और जब उस राजनीतिक परिस्थितियों को समझा जाएगा, जब उनको बिल्कुल गहराई से उनका विश्लेषण किया जाएगा, तो उसी के आधार पर क्या हो जाएगा, उसी के आधार पर हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो पहली विशेषता है वो क्या है, नियमन की है। अर्थात राजनीतिक व्यवहारों के को नियम के आधार पर राजनीतिक स्थितियों को अच्छी तरह समझा जा सकता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और उनकी भविष्यवाणी भी की जा सकती है। यदि मैं जैसे आपको एक और उदाहरण देती हूँ कि आप कहीं सर्वे करते हैं, वहां पर जो व्यक्ति है उनका जो रुझान होता है कि आप किस पार्टी को वोट देंगे। तो कई बार जैसे आजकल हम देखते हैं एट प्रेजेंट की जो हमारे न्यूज रिपोर्टर्स हैं वो इसी मेथड को अपनाते हैं और कहीं ना कहीं वो पहले ही बता देते हैं व्यक्तियों के इस व्यवहार के कारण जो एक समानता मिलती है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है या किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली। इट मीन्स इसमें भविष्यवाणी भी संभव है। यदि हम दूसरी विशेषता की बात करें बच्चों, तो हम कह सकते हैं सत्यापन, यानी कि वेरिफिकेशन। देखिए जो वेरिफिकेशन है वो आप सभी उसको जानते हैं। मान लीजिए आप सभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपका टॉपिक है ये आपका यूजी एंड पीजी लेवल पे है। तो जब आपका एडमिशन होता है तो आप अपना एक फॉर्म फिल करते हैं और उसमें आप 12th के अपने मार्क्स फिल करते हैं, जैसे आपके 80% है, 90% है, या जो भी आपके मार्क्स आए हुए हैं। फिर उसी आधार पर जब आपका
मेरिट लिस्ट में नंबर आता है तो आप क्या करते हैं, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। इट मीन्स जो वेरिफिकेशन होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो क्या होती है, वो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाया जाता है। इस चीज की, उन आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी सत्यता की जांच की जाती है, वही क्या कहलाती है, वही वेरिफिकेशन कहलाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे कि जो व्यवहारवादी हैं उनका जो दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत कह सकते हैं या विशेषता जिसे हम कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान के जो तथ्य हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस के जो फैक्ट्स हैं या उसके जो कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष हैं, उनके सत्यापन की व्यवस्था अवश्य ही होनी चाहिए। और इसके लिए व्यवहारवादी पर्यवेक्षण पर, विश्लेषण पर बहुत ज्यादा बल देते हैं, यानी कि वो इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं कि यदि हमें किसी भी चीज का विश्लेषण करना है, गहराई से करना है, तो हमें फैक्ट्स के ऊपर फोकस करना है, यानी कि जो फैक्ट्स हैं जिसे हम तथ्य कहते हैं उसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते हैं। अगर मैं भारत की बात करती हूँ तो भारत में क्या है, जब इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे सांप्रदायिकता यानी कि धर्म, जाति आदि के आधार पर मत दिए जाते हैं, और उसी चीज में हम क्या करते हैं, उस चीज का जो राजनीतिक व्यवहार है उसका सत्यापन किया जाता है कि क्या ये सही है या क्या ये सही नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इस अप्रोच में जो हमारी व्यवहारवादी जो एक दृष्टिकोण है या जो उपागम है, इसमें हम सत्यापन और पर्यवेक्षण पर भी बहुत ज्यादा बल देते हैं, यानी कि फैक्ट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यदि हम तीसरी विशेषता की बात करें तो हम कह सकते हैं टेक्निक्स, जिसे हम कहते हैं तकनीक या प्रविधियां। क्या होता है कि जो टेक्निक्स है, जैसे अभी मैंने बताया कि जो साइंटिफिक टूल्स हैं यानी साइंटिफिक जो मेथड्स हैं, और 20वीं शताब्दी में इनका काफी विकास हो रहा था, तो व्यवहारवादियों ने इसको जैसे फैक्ट्स को इम्पोर्टेंट माना, ठीक इसी प्रकार से इन्होंने टेक्निक्स को यानी कि जो साइंटिफिक टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उसका इन्होंने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए अपने राजनीतिक क्षेत्र में या फिर राजनीतिक जो अध्ययन है, पॉलिटिकल जो हमारा स्टडी है, उसमें इन्होंने इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना, और इन्होंने कहा कि हम इन साइंटिफिक टेक्निक्स का प्रयोग करके जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो हमारे राजनीतिक तथ्य हैं, उसके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही जो हमारी वेरिफिकेशन होती है उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सर्वे टूल है हमारा, या क्वेश्चनेयर है, या फिर हमारा जो मैथ्स में होती है हमारी स्टैटिस्टिक्स, जो हमारी यानी कि जो टेबल फॉर्म में हम डाटा कलेक्शन के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से ये कहते हैं कि जो टेक्निक्स है उसका यूज इसलिए होना चाहिए ताकि जो हमारे राजनीतिक तथ्य हैं उसकी नियमितताओं का पता लग सके, साथ ही उसकी वेरिफिकेशन हो सके, सत्यता की जांच हो सके, और इसके परिणाम स्वरूप जो हमारे साइंटिफिक टूल्स हैं यानी कि जो टेक्निक्स हैं, अगर हम उसका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, जो रिजल्ट्स आएंगे यानी कि जो परिणाम आएंगे वो अधिक विश्वसनीय हो जाएंगे। अर्थात मैं हर बार आपको यही बता रही हूँ बच्चों कि जैसे हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड था वहां पे हमने कल्पना को या फिर आदर्श को या फिर मूल्यों को अधिक महत्व दिया, लेकिन यहाँ पर व्यवहारवाद में हम जो फैक्ट्स हैं जिसे हम तथ्य कहते हैं और साइंटिफिक टूल्स यानी कि जो वैज्ञानिक विधियां हैं उसके ऊपर अधिक बल दिया जा रहा है। यदि हम बात करें चौथी विशेषता की तो हम कह सकते हैं क्वांटिफिकेशन यानी कि प्रमाणीकरण, कि जो व्यवहारवादी विद्वान हैं उनके अनुसार जो भी उपलब्ध सामग्री है उसके विवरण को लेखबंद करना चाहिए, और उसमें अधिक स्पष्टता लाने के लिए, क्लियरिटी लाने के लिए उसका मापन होना ही चाहिए। इस प्रक्रिया में क्या है कि जो दो या दो से जो अधिक तथ्य हैं उनके बीच में जो संबंध होता है, जो अंतर होता है, उसे सरलता से पता लगाया जा सकता है, और उसके जो फिर रिजल्ट्स आएंगे यानी कि जो हम स्टैटिस्टिक्स जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं, जो हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, जब उसका हम प्रयोग करेंगे तो हमारे जो रिजल्ट होंगे यानी हमारे जो परिणाम होंगे वो भी क्या होंगे, वो अधिक स्पष्ट और निश्चित प्राप्त होंगे, जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम एक और विशेषता की बात करें तो हम कह सकते हैं मूल्य, यानी कि जो वैल्यूज होती हैं। व्यवहारवादियों ने इसको बिल्कुल स्पष्ट किया कि जो मूल्य हैं और जो तथ्य हैं, इट मीन्स जो वैल्यूज हैं और जो फैक्ट्स हैं वो दोनों अलग अलग कंपोनेंट हैं, यानी कि दोनों क्या है, अलग अलग तत्व हैं, इनका एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है। और साथ ही इन्होंने क्या कहा कि भी जो मूल्य है उसको हम विशेष महत्व नहीं देते हैं जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड में दिया जाता था, यानी कि इन्होंने इसको वैल्यू फ्री बनाना चाहा। और किस चीज को इन्होंने इसको में फोकस किया, इन्होंने अपने रिसर्च में यानी कि जो शोध है उसमें इन्होंने फैक्ट्स को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, अर्थात मूल्यों की ये अवहेलना करते हैं, मूल्यों को अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, और ये कहते हैं
कि हमें मूल्यों को जब हम अध्ययन करते हैं, चाहे वो व्यक्ति है, यानी कि जो व्यक्ति अध्ययन कर रहा है उसे भी अपने विषय क्षेत्र से यानी अपने राजनीतिक अध्ययन से अपने मूल्यों को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, अर्थात उसके अध्ययन विषय पर मूल्य का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उसे सिर्फ फैक्ट्स पर यानी तथ्यों पर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। यदि हम कुछ और विशेषताओं की बात करें तो हम कह सकते हैं सिस्टमाइजेशन यानी कि क्रमबद्धता। व्यवहारवादियों के अनुसार उन्होंने माना कि जो अध्ययन है या शोध है उसके लिए आवश्यक रूप से क्रमबद्धता होनी चाहिए, अर्थात उसमें जो कार्यकरण जो संबंध होता है वो अवश्य ही होना चाहिए। यानी कि कार्यकरण संबंध क्या होता है कि कोई भी जो काम हो रहा है उसके जो रीजन्स है यानी कि जो उसके कारण है उन दोनों में कोरिलेशन होना चाहिए, उनमें जो संबंध है वो स्पष्ट होना चाहिए और वो संबंध क्यों है इस पर भी इन्होंने काम करना चाहा। तो इस प्रकार से जो डेविड ईस्टन ने भी, जो व्यवहारवादी डेविड ईस्टन है, उनका मानना था कि सिद्धांत के बिना जो शोध या अनुसंधान है ये जो जितने भी ऐसे कार्य हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं और आंकड़ों के पुष्ट किए बिना जो सिद्धांत है वो निरर्थक होता है। इट मीन्स हमें सिस्टम से ही कोई भी काम करना चाहिए, वो लिखित रूप में भी होना चाहिए, वो क्रमबद्ध रूप में भी होना चाहिए, साथ ही उसमें जो काम हो रहा है उसके संबंध भी स्पष्ट होने चाहिए। यदि हम एक और विशेषता की बात करें तो हम कहेंगे विशुद्ध विज्ञान, अर्थात जो प्योर साइंस। व्यवहारवादियों ने अपने दृष्टिकोण को क्या बनाना चाहा, बिल्कुल विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहा, जैसे कि नेचुरल साइंसेज होते हैं, ठीक है, या फिर हम कहते हैं जैसे केमिस्ट्री है, जैसे फिजिक्स है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई भी अगर रिएक्शन होती है तो वो एक समान होती है, चाहे वो भारत में होती है चाहे वो अमेरिका में कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, वो पॉलिटिकल साइंस को भी, डेविड ईस्टन पॉलिटिकल साइंस को भी प्योर साइंस बनाना चाहते थे, अर्थात विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते थे। इसके लिए क्या जरूरी है, हमें मूल्यों को अलग कर देना चाहिए, यानी कि मूल्य रहित आपका जो अध्ययन है वो होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको विज्ञान की सहायता से साइंटिफिक जो टूल्स हैं, साइंटिफिक मेथड है, उसको आपको अधिक अपनाना है और उसके हिसाब से ही आपको अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करना है, और वही क्या कहलाएगा, वही आपका प्योर साइंस बन जाएगा। इट मीन्स जो डेविड ईस्टन है वो नेचुरल साइंसेज जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स है, मैथ्स है, इनकी तरह राजनीति शास्त्र को भी एक विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते थे, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके और मूल्यों से दूर रहकर। यदि एक और आठवीं विशेषता की, अंतिम विशेषता की यदि हम बात करते हैं व्यवहारवाद की, तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण। एकीकरण क्या होता है कि जब हम एक विषय को अन्य विषयों के साथ जोड़ देते हैं। जो डेविड ईस्टन है उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हम यदि एक व्यक्ति का पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि उसके कारणों को ढूंढ रहे हैं कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है या फिर उसके बिहेव के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही यानी पॉलिटिकल साइंस ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो उस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो उसका सोशल एस्पेक्ट भी हो सकता है, उसका इकोनॉमिक भी हो सकता है, उसका कल्चरल भी हो सकता है, यानी कि उसको हमें समाजशास्त्र से भी जोड़ना होगा पॉलिटिकल साइंस को, साथ ही हमें इतिहास से भी जोड़ना होगा, अर्थशास्त्र से भी जोड़ना होगा, और हमें साथ ही साथ उसे जो कह सकते हैं सोशियोलॉजी, उसके साथ भी हमें जोड़ना होगा। और यही क्या है, यही इंटीग्रेशन है कि जब हम मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो हमें उसमें दूसरे जो जितने भी सोशल साइंसेज हैं उसकी हमें हेल्प लेनी चाहिए। यदि हमें क्या करना है, यदि हमें डाटा कलेक्शन बहुत ही मतलब स्पष्टता के साथ करनी है और हमें जो रिजल्ट्स हैं वो क्या करने हैं, वो बेहतर लाने हैं, तो हमें एक विषय को दूसरों के साथ भी जोड़ देना होगा, अर्थात पॉलिटिकल साइंस को अन्य जो विषय है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, या हम कह सकते हैं सोशियोलॉजी है, इन सभी विषयों के साथ भी हमें उसको जोड़ देना चाहिए। अभी हमने बात की कि व्यवहारवाद का कैसे विकास हुआ और किस प्रकार से उसकी कितनी विशेषताएं हो सकती हैं, क्योंकि किसी भी चीज की कोई भी थ्योरी है या कोई भी सिद्धांत है या कोई भी अप्रोच है, उसकी जैसे विशेषताएं होती हैं स्टूडेंट्स, तो ठीक इसी प्रकार से कुछ ना कुछ उसमें कमियां भी होती हैं, डिमेरिट्स भी होती हैं, जिसको हम आलोचना कह सकते हैं। तो व्यवहारवाद जो आया वो कैसे आया, वो जो परंपरागत हमारा जो सिद्धांत चल रहा था उसके प्रति एक असंतोष का कारण था, ठीक है, उसकी बहुत सारी हमने विशेषताएं भी देखी, तो उसके बावजूद भी क्या कुछ आलोचना हम कर सकते हैं, यानी कि क्या कुछ कमियां हो सकती है व्यवहारवाद की। तो कुछ कमियां जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे यानी कि जो राजनीतिक विद्वान थे उनके द्वारा निकाली गई व्यवहारवाद में, वो क्या क्या थी। यदि मैं सबसे पहली आलोचना की या सबसे पहली जो कमी है उसकी बात करती हूँ, तो हम कह सकते हैं
कि अस्पष्टता, यानी कि जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसकी अस्पष्टता है। वो कैसे है कि यह सिद्धांत जो है राजनीतिक व्यवहार की अध्ययन को राजनीतिक विश्लेषण का केंद्र बिंदु मानता है। लेकिन क्या करता है, केंद्र बिंदु तो मानता है, लेकिन जो राजनीतिक व्यवहार है उसमें जो एक राजनीतिक शब्द की हम व्याख्या करते हैं, जैसे कि ईस्टर्न ने की है, लासवेल ने की है और रॉबर्ट डहल ने की है, कैटलिन ने की है, उसमें सभी जो विद्वान है वो एकमत नहीं है। अर्थात क्या होता है कि उनके बीच में ही आपस में वो एक पॉइंट पर फोकस नहीं करते और कहीं ना कहीं हमें एक स्पष्टता यानी कि क्लियरिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। यदि हम दूसरी इसकी आलोचना की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं मूल्य निरपेक्षता, यानी कि जो वैल्यू फ्री है। व्यवहारवाद की सबसे एक महत्वपूर्ण जो कमजोरी मानी गई वो क्या मानी गई, वो मूल्य निरपेक्षता मानी गई। यानी कि इन्होंने अपने अपना जो संबंध था, अपने राजनीति शास्त्र का जो संबंध था उसको मूल्यों से बिल्कुल कटा हुआ माना, अर्थात उन्होंने मूल्यों की अवहेलना की और मूल्यों से बिल्कुल दूर रहकर उन्होंने अपना काम करना चाहा। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, इसका परिणाम क्या निकला कि जो मनुष्य है यानी कि जो समाज में मनुष्य रहते हैं उनका जो व्यवहार है उसको आप 100% एक रोबोटिक नहीं बना सकते, यानी कि उसको रोबोट की तरह जो नेचुरल साइंसेज हैं उनकी तरह उसको वैल्यू फ्री नहीं बना सकते हो। कहीं ना कहीं जो मनुष्य है उसकी जो भावनाएं होती हैं, जो उसके एथिकल वैल्यूज होती हैं, वो उसको कहीं ना कहीं बांधे रखती हैं और जो डाटा कलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ मूल्य मिलते ही हैं। तो ये क्या हुआ कि जो मनुष्य है, ठीक है, उसको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इसका विचार किए बिना ही मनुष्य किस प्रकार का व्यवहार करते, इसके बारे में लंबी चौड़ी जो डाटा कलेक्शन वो हम शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। यदि डाटा कलेक्शन करते भी तो कहीं ना कहीं जो नैतिक पक्ष है, जो एथिकल जो उनका एस्पेक्ट है, जिसको हम वैल्यू कह सकते हैं, उन चीजों पर भी हमें कहीं ना कहीं फोकस करना ही चाहिए। जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ बार बार कि 1945 से लेकर 1969 तक, ठीक है, 1945 से लेके और 1969 तक जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण था वो बहुत अधिक लोकप्रिय रहा। लेकिन उस समय के साथ साथ धीरे धीरे उसकी कुछ दुर्बलताएं कह सकते हैं, उसकी कुछ कमियां कह सकते हैं, वो धीरे धीरे निकलनी शुरू हुई। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो तीसरा हम कह सकते हैं कि जो तथ्य हैं और जो पद्धतियां हैं उस पर बहुत ज्यादा बल दिया गया, यानी कि जो टेक्निक्स थी, जो मेथड्स थे, उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया गया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने डाटा कलेक्शन यानी कि जो व्यवहारवादी जो तथ्य और आंकड़ों को एकत्रित करने में इतने उलझे रहे कि उन्होंने जो व्यवहारवादी की जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसको ही भुला दिया। यानी कि इन्होंने सिर्फ टेक्निक्स को, पद्धतियों को बहुत महत्व दिया, जो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी कही गई। यदि हम एक और इसकी आलोचना करें तो हम कह सकते हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा, राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा की गई, कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो विशुद्ध विज्ञान नहीं बन सकता है, जैसे नेचुरल साइंसेज हैं। अभी मैं आपको बता रही थी बच्चों कि जो नेचुरल साइंसेज है, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसमें क्या होता है, आप कहीं पर भी कोई टेस्ट करते हैं, चाहे आप किसी भी देश में करते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में करते हैं, अगर केमिकल सेम है तो रिएक्शन भी सेम होगी। वो आज भी वही रहेगी, 10 साल के बाद भी वही रहेगी। इट मीन्स उसमें क्या है, उसमें फैक्ट्स है, विज्ञान है, उसमें वैल्यूज का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, व्यवहारवाद में हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में हम क्या करते हैं, हम मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो एक हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य है, यानी कि जो पीपल जो बिहेवियर है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हम कैसे मान लेंगे कि भाई एक व्यक्ति जिसने आज कोई स्टेटमेंट दी है वो 2 दिन के बाद या कुछ महीनों के बाद उसको सेम रखेगा। यानी कि जो मनुष्य का व्यवहार है वो परिवर्तनशील है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के लिए, या जो उसकी नीड्स है उसके कारण वो एक जैसा स्थिर नहीं हो सकता है। तो राजनीतिक विज्ञान को यानी पॉलिटिकल साइंस को हम प्योर साइंस नहीं बना सकते हैं। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई। अगला हो सकता है कि जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था इसमें, यानी कि अत्यधिक खर्चीली पद्धति रही, कि जैसे कि यूएस में इस चीज को प्रमोट करने के लिए लाखों में, करोड़ों में ग्रांट दी गई व्यवहारवादियों को कि आप रिसर्च वर्क कीजिए। इतना ज्यादा पैसा खर्च किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका की जो स्थिति थी, जो समस्याएं थी, वो ज्यों की त्यों बनी हुई थी। अर्थात ये भी इसका एक डिमेरिट है, यानी कि इसको हम इस आधार पर भी इसकी आलोचना कर सकते हैं। एक और आलोचना हो सकती है कि अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारना। देखिए, आप किसी
न्यू मेथड को अपना रहे हैं, यानी कि कोई जो न्यू अप्रोच है उसको आप लेके आ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आज से पहले जो मेथड्स चलते आ रहे थे, जो टेक्निक्स चलती आ रही थी, जो ट्रेडिशन मेथड्स थे, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन व्यवहारवादियों ने इस चीज को मतलब बना दिया, उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड को बिल्कुल नकार दिया कि ट्रेडिशनल मेथड में कुछ भी अच्छा नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं, और बहुत सारी कमियां होने के कारण उन्होंने इसे व्यवहारवादी जो एक न्यू अप्रोच आई थी इसको मानना शुरू किया। यानी कि हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो दूसरी पद्धतियां थी, जो मेथड्स थे, वो जैसे वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, तो वो वैल्यू यहाँ पे क्या हुए, वो भी यहाँ पे एक डिमेरिट बन गए। इट मीन्स वहां से उन्होंने वैल्यूज को भी बिल्कुल जीरो कर दिया, और हर बात में उन्होंने कमियां निकालकर उसके महत्व को, ट्रेडिशनल मेथड जो था, जैसे हिस्टोरिकल बेस है, या हम कह सकते हैं जो हमारा कानूनी और संस्थागत ढांचा है, उन सबको इन्होंने नकार दिया। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको धीरे धीरे उसको भी साथ रखना था और साइंस को भी साथ में मिलाकर लाना था। तो इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। यदि हम बात करें रूढ़िवादिता की, तो रूढ़िवादिता क्या होती है कि जब हम किसी भी एक चीज से चिपक जाते हैं, अर्थात हम परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हम चेंज नहीं चाहते हैं। ऐसा ही व्यवहार किसने किया? 1945 से लेकर 69 तक जो व्यवहारवादी थे, उनके द्वारा ऐसा ही व्यवहार किया गया। अर्थात उन्होंने अपनी ही बात को सही माना कि हमें सिर्फ फैक्ट्स पे काम करना है, हमें सिर्फ डाटा कलेक्शन करनी है, हमें सिर्फ टेक्निक्स को लेके आना है, और हमें वैल्यू फ्री एनवायरनमेंट करना है, यानी कि हमें जो वैल्यूज हैं, एथिकल वैल्यूज, उसको बिल्कुल जीरो कर दिया उन्होंने। तो ये क्या है? ये एक रूढ़िवादिता की निशानी है कि आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो हमारा जो सोशल साइंसेज हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, हमारी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, आवश्यकताओं के साथ साथ हम नई चीजों को उसमें शामिल करते हैं। लेकिन उनके द्वारा इस तरह का जो व्यवहार है वो नहीं किया गया, यानी कि उनके द्वारा हमेशा से ही जो रूढ़िवादिता है उस चीज को वो प्रमोट करते रहे। साथ ही साथ जो व्यवहारवादी हैं, उन्होंने अपने आप को मूल्य निरपेक्ष भी बनाया, अर्थात वैल्यू फ्री बनाया, और उसके साथ ही वो बस जो लोकतंत्र है उसके समर्थक रहे। अर्थात उन्होंने सामाजिक स्थायित्व को एक लक्ष्य बनाकर और वो यथास्थितिवादी में जीते रहे। इससे उनकी क्या हुई? इससे उनकी रूढ़िवादिता स्पष्ट हो गई, अर्थात वो चेंज नहीं चाहते थे। एट प्रेजेंट जो यथास्थिति बनी हुई थी उसी में वो जी रहे थे, उसके बाहर उन्होंने देखना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ ये क्या है, कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ कमियां हैं व्यवहारवाद की। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो व्यवहारवाद है, जो डेविड ईस्टन के द्वारा जो एक अप्रोच ये आई, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही। वो क्यों महत्वपूर्ण रही? क्योंकि इसने राजनीतिक जो एक विज्ञान है उसके अध्ययन और उसके विश्लेषण को एक नवीन दिशा प्रदान की, उसको गतिशीलता प्रदान की। तो हम ये नहीं कह सकते आलोचनाओं के साथ भी कि उसके महत्व को हम कम आंक सकते हैं। उसका महत्व आज भी उतना ही है, कुछ कमियां हैं, लेकिन उसके महत्व को पूर्ण रूप से नकारना बिल्कुल गलत होगा। जो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है उसमें व्यवहारवाद ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दी, अर्थात राजनीति शास्त्र को एक नवीन मूल्य दिए, नवीन भाषा दी, नवीन पद्धतियां दी, उच्चतर स्थिति और नवीन दशाएं भी प्रदान की है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है, अर्थात जिसको आज हम बहुत महत्वपूर्ण भी मानते हैं कि एक विषय अन्य विषयों के साथ जुड़ा हुआ है, और उस विषय की हमें गहराई से हम विश्लेषण तभी कर सकते हैं जब अन्य विषयों का भी हम विश्लेषण करते हैं। अर्थात पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए जितने भी सोशल साइंस के और सब्जेक्ट हैं, चाहे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, उसका अध्ययन भी हमारे लिए करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये भी इसके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंस था। साथ ही साथ जो फैक्ट्स पे काम कर रहे थे, यानी कि यथार्थ पर जो काम करने के लिए बल दे रहे थे, वो भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आज कोई भी जो रिसर्च वर्क है उसमें फैक्ट्स का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी तथ्य पर आधारित, सत्यापन पर आधारित जो चीजें हैं वो आज भी उसे महत्वपूर्ण बनाती हैं। इसी प्रकार से जो अनुभवात्मक वैज्ञानिकता है, यानी कि जो एक एक्सपीरियंस है, यानी कि साइंटिफिक टूल्स को अपनाकर जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है और हम न्यू टेक्निक्स को, या फिर हम कह सकते हैं न्यू मेथड्स को हम अप्लाई करते हैं राजनीति शास्त्र के अध्ययन में, चाहे आपके इंटरव्यू है, यानी कि जिसको हम साक्षात्कार प्रणाली बोलते हैं, या आपका क्वेश्चनेयर है, या फिर हम कह सकते हैं सर्वे मेथड है, वो आज भी अपनाए जा रहे हैं और बहुत अच्छे से रिसर्च फील्ड में हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही हम ये कहेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी है आलोचना के साथ साथ भी कि ये एक बौद्धिक क्रांति का भी इसने काम किया, अर्थात एक वैज्ञानिक, यानी कि जितना वैज्ञानिक हम बना सकते हैं राजनीति शास्त्र को, उतना इन्होंने बनाया। और एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन था, जिससे कि हमने फैक्ट्स को भी जाना, विज्ञान को भी जाना,
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद की जो विशेषताएं हैं, आलोचनाएं हैं, उसके साथ ही साथ इसका महत्व आज भी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमने समझा कि किस प्रकार से हम व्यवहारवाद के अर्थ को समझ सकते हैं। डेविड स्टन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी और किस प्रकार से इसकी विशेषताओं को हमने समझा, इसकी आलोचनाओं को समझा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगता है कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी वो आपकी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम करेंगे उसमें उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।